तो हम लोग प्रीवियस क्लास तक क्या क्या देखे थे, पहले उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं ना। तो हम लोग सपोर्ट्स के बारे में देखे थे, राइट। सपोर्ट्स के बारे में देखा था एंड देयर रिएक्शंस। तो सपोर्ट्स हम लोग क्या क्या देखे थे। वी हैव रोलर सपोर्ट। तो इसका अगर रिएक्शन देखेंगे तो 2D में कितना रिएक्शन देगा, एक ही रिएक्शन देगा जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। 3D में वही, तुम जिस प्लेन में इसे बिठाओगे उस प्लेन में वो का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन देगा, बाकी प्लेन में वो रोल कर जाएगा। दूसरा क्या था, हिंज था। बेसिक जो सपोर्ट था हिंज था। हिंज के लिए कितना मिलता था हम लोगों को 2D में रिएक्शन, 2 मिलता था। एक, क्योंकि 2D में देखो हिंज और रोलर क्या है बेसिक, कि ये लोग मोमेंट को नहीं ले सकता है। तो विदाउट मोमेंट हम लोगों के पास और कौन सा डायरेक्शन का फोर्स आ सकता है 2D में, आइदर एक्स डायरेक्शन से आ सकता है और वाई डायरेक्शन से आ सकता है। तो 2, अगर 3D में देखेंगे तो 3 वाई डायरेक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एंड फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स के लिए हम लोग क्या देखे थे, ये तीनों, मतलब जो मेरा शेयर फोर्स, एक्सल फोर्स और मोमेंट, तीनों चीज को मतलब तीनों फोर्सेस के अगेंस्ट में वो रिएक्शन देता है। तो 2D में इसका रिएक्शन होता है 3 और 3D में होता है 6। तो बेसिक सपोर्ट है। और एक देखे थे हम लोग गाइडेड रोलर के लिए, राइट। तो गाइडेड रोलर के लिए क्या होता था कि गाइडेड रोलर को हम लोग 2 प्लेन में दे सकते हैं, जैसे कि रोलर है वैसे ही रोलर को मूवमेंट लेने लायक बना दिया और कुछ नहीं। तो गाइडेड रोलर को हम लोग इस प्लेन में भी लगा सकते हैं ऐसे, और हम लोग इस प्लेन में भी हम लोग ऐसे करके लगा सकते हैं। मतलब हम लोग वाई डायरेक्शनल फोर्स को भी रिलीज कर सकते हैं या फिर एक्स डायरेक्शनल फोर्स को भी रिलीज कर सकते हैं। तो 2D में इसका रिएक्शन कितना होता है गाइडेड रोलर के लिए, बोलो तुम लोग। 2 2। और इसमें 3 4 4। 4 क्यों, 3 मोमेंट्स और एक, जिस डायरेक्शन में लगाओगे उस डायरेक्शनल एक्सियल फोर्स को कैरी करेगा। बाकी जो शियर फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जो फोर्स आएगा उस फोर्सेस को वो कैरी नहीं कर पाएगा। जस्ट सॉर्ट ऑफ रोलर, रोलर को मोमेंट लेने लायक बना दिया था। ओके। दूसरा देखे थे हम लोग जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स हम लोग बेसिकली 2 काइंड ऑफ जॉइंट्स अभी तक हम लोग देखे हैं। फर्स्ट वन इज योर रिजिड जॉइंट। ओके, सो रिजिड जॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं कि जो जॉइंट तुम्हारा तीनों फोर्सेस, देखो बेसिकली हम लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर 3 काइंड ऑफ फोर्सेस आ सकता है किसी भी मेंबर पे। तो आइदर इट कैन बी शियर, इट कैन बी एक्सियल और इट कैन बी द मोमेंट। तो रिजिड जॉइंट तीनों फोर्सेस को, मतलब तीनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है, शियर फोर्स है, एक्सियल फोर्स है और मोमेंट, तीनों को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर। और दूसरा क्या देखा था कि इन दोनों मेंबर के बीच में जो एंगल है वो बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन सेम रहता है। मतलब मुझे कांस्टेंट स्लोप मिलता है, एंगल कांस्टेंट रहेगा मतलब कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। स्लोप भी बहुत जरूरी है, देखोगे धीरे धीरे। और देखा था हम लोग, क्या देखा था, पिन जॉइंट। पिन जॉइंट बेसिकली हम लोग ये 2 देखे थे। तो पिन जॉइंट क्या था कि एक ऐसा जॉइंट जो कभी भी मोमेंट को कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब मोमेंट के अगेंस्ट में कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर जो होता है उसे ट्रस बोलते हैं हम लोग, और रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर को फ्रेम बोलते हैं। अभी हम लोग और एक चीज देखे थे कि अबाउट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि विदाउट इक्विलिब्रियम हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। सो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या क्या देखे थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लोग देखे थे। तो 2D में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना था हम लोगों के पास, से वी हैव ए बॉडी इन 2D और उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है। अच्छा, ए इक्विलिब्रियम दैट इज स्टैटिक, मोर स्पेसिफिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब मैं इसमें लोड अप्लाई कर रहा हूं बट इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, बट इस फोर्स का इफेक्ट उसमें आ रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका फोर्स का इफेक्ट आएगा, राइट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम 2D में आइदर इस डायरेक्शन से फोर्स आ सकता है, जैसे मान लो कि ए तुम्हारा P1 आ रहा है, इधर से तुम्हारा P2 आ रहा है, इस डायरेक्शन से P3 आ रहा है, इस डायरेक्शन से P4 आ रहा है। सो से ए वाई डायरेक्शन है, ए एक्स डायरेक्शन है, और एक अबाउट जेड एक्सिस, एक कोई भी फोर्स देखो, ये ना अबाउट जेड एक्सिस इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा।
तो इस बॉडी को मान लो कि ये बॉडी ए को अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसे क्या करना होगा कि ऑल द एक्स डायरेक्शनल फोर्सेस all the summation of x directional forces should be 0. That means तुम्हारा होना चाहिए P1 से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो P1 माइनस P2 should be equals to 0. So P1 हमें मिल जाएगा P1 equals to P2. Obviously कोई अगर इस टाइप पे मतलब P1 P2 से ज्यादा बड़ा हो गया तो एक फोर्स उसमें रह जाएगा तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बोल सकते. तो एक कंडीशन एक ए. दूसरा क्या होना चाहिए इसको अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है तो वाई डायरेक्शनल फोर्सेस को भी 0 होना होगा. और जो भी मोमेंट मान लो कि यहाँ पे m1 इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में m2 आ रहा है, फिर से m3 आ गया, तो सारा जो है इसका जो समेशन होगा समेशन ऑफ mz दैट आल्सो शुड बी 0. तो अगर ये सारा चीजें 0 होगा देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. तो 2D में हम लोग के पास 3 इक्वेशन मिला था और 3D में वही देखो 3D में 3 डायरेक्शनल फोर्स आ सकता है, 3 डायरेक्शनल मोमेंट आ सकता है. तो 6 इक्वेशन हम लोगों के पास था. ओके यहाँ तक हम लोग देखे थे. नाउ कम टू स्ट्रक्चर्स. अभी सोचो कि से हम लोगों के पास एक बीम है. ओके लेट्स से बीम है और बीम में मैंने एक साइड में रोलर लगाया एंड और एक साइड में हिंज लगाया. तो अभी बताओ कि रोलर में देखो अभी मैंने कोई लोड अप्लाई नहीं किया, कोई भी लोड का डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब जो एक्सटर्नल लोड इसमें आएगा उसका कोई भी डायरेक्शन मैंने नहीं दिया अभी, मतलब कितना आ रहा है कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है कुछ नहीं. हमें बस जितना पता है रिएक्शंस के बारे में पता है तो आ सकता है कि इस बीम में लोड तुम्हारा शियर भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है और इसमें मोमेंट भी आ सकता है. बट अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं दिया कि क्या लोड आ रहा है. अभी हम लोगों को एक्सटर्नल लोड के बारे में नहीं देखना है, तो रिएक्शंस देखना है. तो यहाँ पे रिएक्शंस कितना आएगा, आ सकता है यहाँ पे एक रिएक्शन आ सकता है मैक्सिमम और यहाँ पे 2 रिएक्शन आ सकता है, एक तुम्हारा इधर वाला और एक एक्सियल रिएक्शन आ सकता है. तो हम लोगों के पास यहाँ पे रिएक्शंस कितना है, 3 रिएक्शंस है. देखो 3 रिएक्शंस हम लोगों को मिल रहा है 3. ओके नाउ जब हम लोग इस बीम को एनालाइज करेंगे मान लो कि मैंने इसके ऊपर एक लोड लगा दिया. ओके P वर्टिकल लोड लगा दिया P. तो P इक्वल्स टू से मान लो कि ये है तुम्हारा 10 किलो न्यूटन. रियलिस्टिक प्रॉब्लम करते हैं. और ये जो तुम्हारा ये जो पूरा बीम है इसका लेंथ है से 10 मीटर और ये हाफ डिस्टेंस पे P लोड आ रहा है. अभी देखो जब मैंने P लोड अप्लाई कर दिया अभी बोलो कि यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन सा देगा, मेरा ब्रश वर्टिकल रिएक्शन देगा, कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब जो एक्सियल फोर्सेस है, एक्सियल फोर्सेस मैंने अप्लाई नहीं किया तो एक्सियल रिएक्शन आएगा नहीं. राइट अभी बताओ कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैटिक इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या? यस सर कर सकते हैं सर, कर सकते हैं. तो करके देखते हैं. चलो हम लोगों के पास क्या क्या स्टैटिक इक्वेशन है. ये तो 2D बीम है, 2D में दिख रहा है हमें. तो हम लोगों के पास क्या क्या स्टैटिक इक्वेशन है, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0. तो नाम दे दो यहाँ पे. देखो पहली बात इस बीम को जब हमको एनालाइज करना है तब हमें कौन सा अननोन्स है यहाँ पे जानना जरूरी है, जिसे फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है. विदाउट नोइंग देम हम लोग इस बीम को एनालाइज नहीं कर सकते. मतलब इसका शियर फोर्स ना निकाल सकते, ना बेंडिंग मोमेंट ना निकाल सकते, ना डिफ्लेक्शन निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते. वो क्या है, दैट इज द रिएक्शन. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है. हमें पता करना है कि रिएक्शन का वैल्यू कितना है, तभी जाके तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे वो सपोर्ट कितना रिएक्शन लेगा, उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए उसमें कितना मटेरियल होना चाहिए, या फिर यहाँ इतना रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के वजह से बीम के इंटरनली क्या इफेक्ट आ रहा है. सो द मेन थिंग इज कि फाइंड आउट द रिएक्शंस. पहले रिएक्शंस को ढूंढना है हमें. तो एक इक्वेशन हम लोगों के पास था, हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहे हैं, स्टैटिक इक्वेशन. देखो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, स्टैटिक रह रहा है. तो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे. कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हम लोग के पास 3 इक्वेशन है. समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0. तो देखो मान लो कि a r3 है तो r3 में कोई नहीं आ रहा है तो r3 इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा. नाउ हमारे पास क्या है, R1 और R2 ये दोनों को निकालना है क्योंकि ये 10 किलो न्यूटन के अगेंस्ट में यही दो रिएक्शंस क्या दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, मतलब रिएक्शन दे रहा है, उसी की वजह से वो बीम टिका हुआ है. नाउ
दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास क्या था, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। नाउ Fy बिठाओ, अगर हम लोग पॉजिटिव मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को अगर नेगेटिव लेंगे और हम लोग इस साइड से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और यहाँ P जो एक्सटर्नल लोड है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को और एक इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 10। एक नंबर इक्वेशन हो गया। अभी तक देखो हमें R1 और R2 का वैल्यू नहीं मिला, बस हमें एक इक्वेशन मिला, बट हम लोगों के पास और भी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम लोग किसी भी एक जॉइंट पे लगाते हैं, तो से हम लोगों के पास थर्ड जो इक्वेशन है समेशन ऑफ m z इक्वल्स टू 0। तो एनालिसिस कर रहे हैं तो एक हमें डायरेक्शन चाहिए, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 मान लो, और a हम लोग से मान लो कि हम लोग a पॉइंट पे ले रहे हैं m a। उस पॉइंट पे जो भी मोमेंट आएगा फोर्सेस के कारण जो भी मोमेंट आएगा दैट शुड बी जीरो, दैट शुड बी जीरो, अदरवाइज दैट बीम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सो अभी अगर ए पॉइंट पे मोमेंट को जीरो करेंगे तो देखो ए पॉइंट क्या बोला, जिस पॉइंट पे तुमको मोमेंट लेना है उस पॉइंट को सोचो कि हमने उंगली से दबा दिया और बाकी बीम पे कहाँ कहाँ क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं देखो। सो R2 के कारण ए पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो। सोचो कि यहाँ पे तुमने उंगली से दबाया, ये तुम्हारा बीम है, तो R2 कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है इस बीम को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो माइनस पहले बिठा दिया। नाउ मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं R2 के कारण, तो R2 इंटू 10, ए एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये डिस्टेंस 10 है, यस और नो, ओके, प्लस और एक P के कारण भी मोमेंट आएगा। सो P देखो इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में P इस बीम को कौन सा डायरेक्शन में घुमाएगा, मतलब अगर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा डायरेक्शनल मोमेंट ये प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये हाफ डिस्टेंस पे है, मतलब ये 5 मीटर है, कितना होगा 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देखो हम लोग R2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। नाउ R2 का वैल्यू इस इक्वेशन में बिठाओ, एक नंबर इक्वेशन में, यहाँ पे R1 का वैल्यू मिल जाएगा 5 किलो न्यूटन। अभी देखो R2 और R1 का वैल्यू मिल गया, अभी तुम कहीं पे भी शेयर फोर्स निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, व्हाटएवर इट इज, मतलब तुम इस बीम को एनालाइज कर पाएगा। ओके, एनालाइज कर पाएगा। नाउ सोचो, अच्छा अप टू दिस क्लियर कि इस बीम को हम लोग यूजिंग स्टैटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या फिर ये लोड को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देता कि लोड मेरा ऐसे ना आए, इससे हम लोग जो मैक्सिमम रिएक्शन है सब रिएक्शंस को हम लोग काउंटर बैलेंस करेंगे, देखेंगे। से इंक्लाइंड लोड दे दिया तो P इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन और ये इंक्लिनेशन एंगल कुछ दे दिया से 30 डिग्री, तो हमें एक्सियल फोर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ से R3 इक्वल्स टू सम वैल्यू मिलेगा इस डायरेक्शन में, जो भी है इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, P cos थीटा, cos 30 का वैल्यू मिलेगा, तो P cos 30 इक्वल्स टू R3 मिल जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोग अगेन इस बीम को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मान लो कि इस बीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया हम, तुम लोग लिख रहे हो तो लिख लो पहले, अगर लिख रहे हो तो लिख लो। इरेज कर दे इसको। तो ना उस बीम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो कि दोनों तरफ ही हिंज लगा दिया, या फिर एक तरफ हिंज लगाया एक तरफ फिक्स सपोर्ट बना दिया, फिर मैं लोड डाला से इंक्लाइन लोड, जो हम लोग इंक्लाइन देख रहे थे इंक्लाइन लोड डालते। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन लोड डाला तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, एक इधर रिएक्शन देगा, इसका भी सेम, एक इधर रिएक्शन आएगा एक इधर रिएक्शन आएगा, मतलब हम लोगों के पास 4 रिएक्शन मिलेगा, 4 अननोन रिएक्शन, 4 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, और यहाँ पे एक मोमेंट भी रहेगा, यस मोमेंट भी रहेगा, 5 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन।
अभी देखो हम लोगों के पास इक्वेशन कितना अवेलेबल है, इक्वेशन कितना है 2D में 3 है, तो नोन इक्वेशन 3 है बट अननोन 5 है। तो इस 3 इक्वेशन से इस 5 अननोन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या? बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ रूल क्या बोलता है, सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं कर पाएंगे। तो हमें हाँ सर। दो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशंस चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा पर्पस है इसको सॉल्व करना है। तो हमें दो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलना चाहिए, जिसके मतलब अगर नहीं मिला हम लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है, तो इस बीम को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस बीम को एनालाइज करने के लिए स्टैटिक इक्वेशन के अलावा हमें दो और एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा। वही जो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा, इस चीज को बोलते हैं इनडिटर्मिनेसी। ओके, क्यों इनडिटर्मिनेसी जरूरी है? तो इनडिटर्मिनेसी क्या है, पहले इनडिटर्मिनेसी से पहले जरूरी क्या है बताते हैं। पहले हम लोग ना स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं। पहले लिखो कि हम लोग आज पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेसी के बारे में। तो इनडिटर्मिनेसी से पहले ना दो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वन इज डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या देखें हम लोग, द स्ट्रक्चर्स which can be analyzed using equation of statics और इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो अब बताओ कि लोड को हटा देते हैं, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर तुम्हारा अननोन रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन, अननोन सपोर्ट रिएक्शन अगर तुम्हारा नंबर ऑफ नोन इक्वेशन से ज्यादा हो गया, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। और अगर 3 से कम हो गया तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेट। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे भी हिंज है, तो यहाँ पे पॉसिबल रिएक्शन आ सकता है 2, यहाँ पे भी पॉसिबल रिएक्शन आ सकता है 2। So total unknown कितना हुआ, 2 + 2 = 4, but we have how many number of equations available for 2D structure? 3। so यहाँ पे देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग किसको लिखेंगे, the structures which cannot be analyzed using the equation of statics, or the structure if we want to analyze them we need extra compatibility equations or the boundary conditions to analyze them। तो उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, तो डिटर्मिनेट का एग्जांपल दो, एक डिटर्मिनेट का एग्जांपल ये हो गया मेरा एक हिंज और रोलर वाला, ये हमें मिल जाएगा, या फिर एक सिंपल कैंटिलीवर, ये हो गया डिटर्मिनेट। बट जब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर लगा देंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, कैंटिलीवर विथ ए रोलर एट इट फ्री एंड, इसे बोलते हैं हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इसका भी एनालिसिस देखोगे अभी तुम लोग एडवांस एनालिसिस। अब बताओ प्रॉप्ड कैंटिलीवर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? इंडिटरमिनेट है। इनडिटर्मिनेट। तो अभी देखो इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट समझे, तो अभी समझते हैं कि डिटर्मिनेसी क्या चीज है। ये जो डिटर्मिनेसी हम लोग पढ़ेंगे या फिर इनडिटर्मिनेसी क्या है, तो इनडिटर्मिनेसी हमें जानना है। डिटर्मिनेसी जान के हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग उसे सॉल्व कर पा रहे। तो इनडिटर्मिनेसी किस चीज को बोलेंगे, कोई कोई इसे ना इनडिटर्मिनेंसी भी लिखता है, मैं अभी पहले लिखता था, एक्चुअली ये दैट इज इनडिटर्मिनेसी, NaCO। ओके, तो इस चीज को क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे, इनडिटर्मिनेसी क्या है? वही जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशंस required to solve a indeterminate structure are called the indeterminacies। ओके, अभी इनडिटर्मिनेसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब कैटेगराइज करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या जाना, इनडिटर्मिनेसी क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एडिशनल इक्वेशंस required
to analyze a indeterminate structure। इस चीज को बोलते हैं इनडिटर्मिनेसी। ओके, अभी इंडिटर्मिनेसी को इन डिटेल पढ़ते हैं, समझे क्यों? अभी बोलो कि व्हाई यू नीड द इंडिटर्मिनेसी, क्यों चाहिए? कि पहले अगर कोई भी स्ट्रक्चर, पहले हम लोगों के पास स्ट्रक्चर रहेगा सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर, या फिर स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा कि टू ट्रांसफर दैट लोड मोमेंट और दिस थिंग्स द इफेक्ट्स। तो अगर मेरे पास मान लो कि एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला और आज इसको अगर हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इसे डिजाइन नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो इसमें कितना फोर्सेस आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते इसमें। तो अगर नहीं फाइंड आउट कर सका तो हम इसको डिजाइन भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो एनालिसिस करने से पहले हमें चाहिए कि कितना नंबर ऑफ इंडिटरमिनेसी, मतलब कितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग के पास इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, बहुत सारा मेथड इन्वेंट हुआ। तो हम लोग कौन सा कंडीशन में कितना अननोन है उस हिसाब से चेक करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग कौन सा मेथड से एनालाइज करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व होगा और एक्यूरेट रिजल्ट देगा, या फिर कौन सा किस कैटेगरी में और किस कैटेगरी के अंडर आएगा। ओके, तो इनडिटर्मिनेसी जरूरी है जानना। विदाउट नोइंग दैट हमें बाउंड्री कंडीशन भी नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारा जो एक स्ट्रक्चर के लिए कितना कंफर्टेबल इक्वेशन होना चाहिए और उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये वे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेसिक और इनडिटर्मिनेसी ये भी जरूरी है कि देखोगे वही फ्लेक्सिबल मेथड, स्टिफनेस मेथड, जितना भी मेथड देखोगे ना, पहले इनडिटर्मिनेसी कितना है और हमें कितना कंफर्टेबल इक्वेशन चाहिए, तो कहाँ पे किस जगह पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और वो कितना होना चाहिए, ये सारे चीजों के ऊपर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इनडिटर्मिनेसी से। तो फर्स्ट स्टेप है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, पहले देखो कि डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। अगर इनडिटर्मिनेट है तो उसका इंडिटर्मिनेसी कितना है। अभी इंडिटर्मिनेसी को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, अनदर इज, इसे हम लोग एस आई से लिखते हैं, एस आई, या फिर कोई कोई क्यू एस आई लिखता है, और एक है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, हम लोग क्या है बोलते हैं। अब ये दो चीज क्या है, क्या है ये दो चीज से? मान लो कि हम लोग के पास, देखो इस चीज को समझो, हम लोग के पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर। नाउ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कब बोलेंगे? मान लो कि लोड अप्लाई हो रहा है, ये लोड भी अप्लाई हो रहा है, से इधर से भी लोड अप्लाई हो रहा है, से मूवमेंट भी अप्लाई हो रहा है, सारा लोड अप्लाई हो रहा है। तो स्टैटिक मतलब मेरा स्ट्रक्चर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। अभी हमें स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से क्या पता चलेगा कि अननोन, मतलब देखो अगर मेरा कोई भी स्ट्रक्चर स्टैटिक कंडीशन में है तो इसको अगर मुझे एनालिसिस करना है तो हमें किस चीज को देखना होगा? अननोन सपोर्ट रिएक्शंस एंड अननोन मेंबर फोर्सेस, राइट? कि सपोर्ट रिएक्शन कितना है और मेंबर फोर्सेस कितना है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से हमें पता चलता है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर स्टैटिक, नॉर्मली हमें ना स्ट्रक्चर को दो कंडीशन में एनालाइज करना होता है, एक स्टैटिक दूसरा काइनेमेटिक। क्यों जरूरी है? पहले वो रेस्ट में है, उसमें लोड मोमेंट अप्लाई हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इस लोड की वजह से ये बीम कितना बेंड हुआ, या नहीं सॉरी बेंड नहीं हुआ, इस बीम में कितना शियर फोर्स जनरेट हुआ, कितना मोमेंट जनरेट हुआ, या फिर अगर किसी भी जगह पे टॉर्क जनरेट हो रहा है तो कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, कितना ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। इस सारे चीज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या जानना जरूरी है? अननोन यहाँ पे क्या क्या रहेगा? सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्सेस, अननोन मेंबर फोर्सेस। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है? दैट डील्स विद द एक्सेस ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एंड द मेंबर फोर्सेस। ओके, और काइनेमेटिक क्या है? अभी हमको इस स्ट्रक्चर को जब प्रॉपरली एनालिसिस करना है तो हमें देखना होगा कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल कौन कौन सा डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कोई भी एक स्ट्रक्चर का जॉइंट वो इस साइड पे मूव कर सकता है, ऐसे करके सोए हो सकता है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, ये पैरेलल जाएगा,
या फिर ये नीचे की तरफ ऐसे करके नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर यहाँ पे मूवमेंट दोगे तो ये जॉइंट ऐसे करके रोटेट कर सकता है। तो काइनेमेटिक में हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर का कोई भी जॉइंट कितना पॉसिबल डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, ओके, कितना पॉसिबल डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को काइनेमेटिक एनालिसिस से पता चल सकता है। क्यों जरूरी है? जरूरी दोनों ही जरूरी है, क्योंकि पहले स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हमें ये दिलाने में मदद करता है कि अगर तुम्हें स्टैटिक कंडीशन में फोर्स और मोमेंट को एनालाइज करना है तो आप स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी से आप नंबर ऑफ कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए या उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना है फाइंड आउट कर सकते हो ना। अगर हमें स्ट्रक्चर को उसी मूवमेंट को देखना है, मूवमेंट जरूरी है क्योंकि देखो इस फोर्स के कारण यहाँ पे अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया या फिर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरा ज्यादा हो गया, तो हमें डिजाइन में भी वही करना है कि मुझे इस डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन को या फिर कॉलम में जो बकलिंग होता है उस चीज को अगर रोकना है हमें तो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल देना होगा। तो ऑल द पॉसिबल थिंग्स वी हैव टू एनालाइज फर्स्ट देन वी डिजाइन इट, राइट। तो दो चीज है, पहले हम लोग स्टैटिक को देखेंगे उसके बाद काइनेटिक। स्टैटिक क्या है? कोई भी बॉडी इज इन योर रेस्ट पोजीशन ना, उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है तो लोड का इफेक्ट को अगर हमें एनालिसिस करना है तो कितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। और काइनेमेटिक क्या है कि अगर किसी भी जॉइंट का पॉसिबल मूवमेंट को हमें एनालिसिस करना है तो कितना नंबर ऑफ हमें कंफर्टेबल इक्वेशन या फिर बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होगा, उस चीज को हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी से डिफाइन करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, एक है तुम्हारा सपोर्ट रिएक्शन, दूसरा है मेंबर फोर्सेस। ये दोनों अननोन हो सकता है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी एंड इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। नाउ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी क्या है? दैट थिंग इज डील विद द अननोन सपोर्ट रिएक्शन। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी डील विद द अननोन सपोर्ट रिएक्शन, अननोन सपोर्ट रिएक्शन, ओके। तो इस चीज को अगर हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, सो अननोन सपोर्ट रिएक्शन मतलब इस चीज को प्रॉपर स्ट्रक्चर से देखते हैं। से वी हैव ए बीम, से इधर फिक्स है और इधर हिंज है। सो यहाँ पे बोलो सपोर्ट रिएक्शन कितना हो सकता है? 2, और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन 3 हो सकता है। और हम लोग के पास इक्वेशन कितना अवेलेबल है? 3। सो आर क्या है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे R हो गया, सो R माइनस 3 दैट विल इंडिकेट योर एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी को अगर हम लोग एज ए इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे बोलो? कि इट डील्स विद द, ऐसा लिख सकते हैं, इट डील्स विद द unknown support reaction in excess of available equilibrium in excess of available equations or in excess of equations, static equation, unknown reactions in excess of available equations। तो EI को हम लोग R-3 ऐसे डिनोट करते हैं। और II जो इंटरनल इंडिटरमिनेंसी होता है, ये तुम्हारा जो मेंबर फोर्सेस है, जो मेंबर फोर्सेस है और इंटरनल में भी इंटरनल रिएक्शन आ सकता है। अभी तक इंटरनल रिएक्शन तुम लोग नहीं देखा, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दे सकते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस और जो रिएक्शन है उससे जो डील करता है वो इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, सपोर्ट रिएक्शन से जो डील करता है वो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। तो देखो कोई भी एक स्ट्रक्चर है तो वहां पे अननोन क्या क्या हो सकता है? आइदर द सपोर्ट रिएक्शन और द मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस भी अननोन हो सकता है, तो मेंबर फोर्सेस को भी पता करना होगा। मेंबर फोर्सेस कैसे अननोन हो सकता है? देखो मान लो यहाँ पे इंटरनल हिंज नहीं है, नॉर्मल एक जॉइंट है। मान लो कि यहाँ पे मैंने पी फोर्स अप्लाई किया, तो यह मान लो कि थीटा है, पी फोर्स मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो ये जो मेंबर फोर्स है, जो एक्सियल फोर्स आएगा इस कंपोनेंट के कारण, जो एक्सियल फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स इस मेंबर में जो एक्सियल फोर्स आएगा वो भी तो अननोन है। उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वही समेशन इक्वेशन लगाना होगा, स्टैटिक इक्वेशन लगाना होगा। तो हमें अननोन एक स्टैटिक स्ट्रक्चर में अननोन क्या क्या मिल सकता है? आइदर द मेंबर फोर्सेस और द रिएक्शंस, बेसिक थिंग। तो स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी डील्स विद द unknown support reaction and the member forces in a static condition। ये है मेरा static indeterminacy।
तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है, ये सुनो। अगर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लिखेंगे कैसे, इट डील्स विद द अननोन, तो पूरा कर देते हैं, अननोन सपोर्ट रिएक्शन in excess of available static equations। ठीक, तो अभी बताओ तुम लोग कि ये मेरा बीम है, तो इसका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना होगा, बोलो तुरंत। इस बीम के लिए Sir, 3. 3 sir। तो यहाँ पे पॉसिबल, देखो लोड मैंने अभी तक नहीं दिया, तो पॉसिबल रिएक्शंस यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो टोटल अननोन रिएक्शंस हुआ तुम्हारा 6 माइनस अवेलेबल इक्वेशन 3, तो 3। तो इसका, इस बीम का कैंटिलीवर बीम 0 So 0. यहाँ पे मैंने प्रॉप्ट बना दिया। अब 1. 1 अभी चलो हम लोग पूरा कंप्लीट जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है इस चीज को देखते हैं। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्लोली पढ़ा रहे हैं ना, आफ्टर दिस ये इसको खत्म होने तो तुम लोग डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो बोलो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? अभी तो समझा, बोलो क्या बोलोगे? So it deals with the support reaction and the member forces in static condition. एंड द अननोन मेंबर फोर्सेस। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एडिशनल equations required to solve or analyze a indeterminate structure or indeterminate structure in static conditions।